नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड कोगुलेट कैसे करता है, क्या प्रोसीजर है इसका, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। कोगुलेशन या फिर इसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। कोगुलेशन और क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लॉसेस इट्स फ्लूइड एंड बिकम अ जेली लाइक मैस फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड आउट कलेक्टेड इन अ कंटेनर। ठीक है, अब क्या है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है। एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम जो ब्लड की नॉर्मल कंपोजिशन पढ़ते हैं कि ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, मतलब 2 एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और फ्लूइड होता है, यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा जो है वो स्टिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लॉस करने से मुराद ये नहीं है कि उनका प्लाज्मा ख़त्म हो जाता है। लॉस करने से मुराद ये है कि प्लाज्मा की जो लिक्विड स्टेज होती है उसकी लिक्विड स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो लिक्विड फेज से थोड़ा सेमी सॉलिड यानी कि जेली लाइक फेस के अंदर, जेली लाइक मैस के अंदर चेंज हो जाता है। और ये प्रोसीजर कब होता है? आफ्टर अ फ्यू मिनट्स व्हेन इट इज़ शेड आउट। कोई इंजरी है, कोई बॉडी के ऊपर कट लगा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ब्लीडिंग शुरू होने के थोड़े मिनट के बाद ही ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ये प्रोसीजर तब होता है जब ब्लड को जो है वो बॉडी से बाहर किसी कंटेनर के अंदर, किसी इंजेक्शन के अंदर, किसी जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जमा किया जाता है। तो उस सूरत में आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है वो उनकी कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये कोगुलेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर इस कोगुलेशन को करवाने के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोसीजर है सारा, उस सारे प्रोसीजर को जो है वो हम ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के थ्रू होती है, और उस सीरीज़ में से अगर कोई एक रिएक्शन भी जो है वो इम्प्रॉपर होता है या आगे पीछे होता है तो ब्लड क्लॉटिंग पे काफ़ी इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर एक सीरीज़ होती है, हर सीरीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप के विटामिन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जो मेजर विटामिन जो है वो इन्वॉल्व होता है वो विटामिन के होता है। जैसे कहते हैं कि विटामिन के लेने से जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर होती है। ठीक है, अब क्या है कि एक्टिवेशन, डिफरेंट सब्सटेंस की एक्टिवेशन होती है, जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिसके थ्रू ब्लड की कोगुलेशन होती है। तो ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड को कोगुलेट करवाने के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं, बॉडी के अंदर इनका मौजूद होना ज़रूरी है ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, इनको हम कहते हैं कि ये ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। टोटल जो है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फैक्टर वन होते हैं जी फाइब्रिनोजिन, फैक्टर 2 है प्रोथ्रम्बिन, फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 है कैल्शियम, फैक्टर 5 है लेबुलर फैक्टर। ये जो है वो डिफरेंट इनके डिस्कवरी और फंक्शंस के नेम पे जो है वो इनके नेम दिए हुए हैं। इसके अलावा फैक्टर 6 है जी प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, यानी कि ये है कि फैक्टर है लेकिन उसकी प्रेजेंस या उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है। ठीक है, फैक्टर 7 जो होता है वो स्टेबल फैक्टर होता है। फैक्टर 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, जिसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन का भी नेम दिया जाता है। फैक्टर 9 जो है वो क्रिसमस फैक्टर होता है। फैक्टर 10 के अंदर स्टार्ट पावर फैक्टर आते हैं। फैक्टर 11 जो है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीकोडेंट फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर 12 जो है ये हीकामिन फैक्टर है, जिसको कॉन्टैक्ट फैक्टर का नाम भी दिया जाता है। और फैक्टर 13 जो है ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जिसको फिब्रियंस कहा जाता है। मेनली जो मेन का प्रोसीजर होता है, एंड प्रोसीजर होता है, वो होता है थ्रम्बन का, यानी कि थ्रम्बन फैक्टर जो होता है वो एंड फैक्टर होता है जो कि क्लॉटिंग को अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल करता है। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, और इस तरह से वो एक्टिवेट होते होते थ्रम्बन तक आते हैं जहाँ पे फिर उनकी क्लॉटिंग हो जाती है।
कैसे ये प्रोसीजर चलता है, कैसे इनकी एक्टिवेशन होती है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस में क्या होता है कि जितने भी जो क्लोटिंग फैक्टर है वो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो ब्लड के अंदर नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि प्रो एंजाइम की केस में होते हैं। यानी कि अगर थ्रम्बन है तो वो प्रो थ्रम्बन फॉर्म में है, अगर फाइब्रिनोजिन है तो वो प्रो फाइब्रिनोजिन फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि प्रो एंजाइम्स की फॉर्म में है, इनएक्टिव स्टेज में है। अब ये जो प्रो एंजाइम है इनका सबसे पहले एक्टिवेट होना ज़रूरी है। ये एक्टिवेट होंगे तो ये जो है वो क्लोट फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये जो है वो सीरीज ऑफ प्रो एंजाइम होती है, जिसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला एंजाइम होता है, जो सबसे पहला एंजाइम है उसको एक्टिवेट करवाती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में मौजूद विटामिन के, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हार्मोनल सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिक एनर्जी जो है, हमारी बॉडी के जो फैक्टर हैं वो इस सीरीज़ में मौजूद सबसे पहले एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। जब फर्स्ट एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं वो सेकंड वाले को, सेकंड वाला थर्ड वाले को, इस तरह से वो आगे से आगे जो है वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं और एट लीस्ट जो है वो थ्रम्बन तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही थ्रम्बन एक्टिवेट होता है तो क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। जनरली जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बन एक्टिवेटर होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रम्बन इनटू थ्रम्बन है, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फैब्रिन है। इन स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास वो है जी कन्वर्जन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बन एक्टिवेटर। प्रोथ्रम्बन एक्टिवेटर किस तरह से बनता है, स्टेज 1 के अंदर क्या क्या सीक्वेंस होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक यानी कि प्रोथ्रम्बन एक्टिवेटर बनेगा तो वो थ्रम्बन को एक्टिवेट करेगा तो ही ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर, वो ब्लड के अंदर भी हो सकता है, ब्लड से बाहर भी हो सकता है। यानी कि जो स्टिमुलाई चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए वो कुछ भी हो सकता है। इस बेस पे जो स्टिमुलस होता है इनका वो 2 तरह का, यानी कि जो थ्रम्बन है वो 2 तरीके से एक्टिवेट करवाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। अगर तो स्टिमुलस जो है इसको ब्लड के अंदर से मिल रहा है, विद इन द ब्लड मिल रहा है, तो ये इंट्रेंसिक पाथवे से एक्टिवेट होगा। और अगर इसको ब्लड के आउटसाइड से जो है वो स्टिमुलस मिल रहा है तो इसका जो पाथवे होगा वो एक्सट्रेंसिक पाथवे हो जाएगा। अब इनको देखते हैं जी कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम इंट्रेंसिक पाथवे की बात कर लें, यानी कि इनसाइड द ब्लड, इंटरनल साइड से ब्लड के अंदर से जो है वो उसको स्टिमुलेट मिला है एक्टिवेट करने के लिए। अब ये कैसे एक्टिवेट करेगा, इस पाथवे में क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होती है प्रोथ्रम्बन एक्टिवेटर की, वो प्लेटलेट्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं ना, जिनका काम ही ये होता है कि ब्लड को जो है वो जमने में मदद देना है, उसकी क्लॉटिंग करना है, तो प्लेटलेट्स जो है वो इसकी एक्टिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है, किस तरह से एक्टिवेट चलता है। सबसे पहले जैसे ही कोई इंजरी आती है, कोई ब्लड वेसल रिपर्चर करती है, तो ब्लड वेसल के रिपर्चर करने के साथ ही उसकी जो एंडोथेलियम होती है वो डैमेज हो जाती है। अब एंडोथेलियम के बिल्कुल पास जो है वो कोलेजन मौजूद है। एंडोथेलियम जब डैमेज हो जाएगी तो एंडोथेलियम के नीचे से जो मतलब जो कोलेजन होती है वो जब डैमेज हो जाएगी तो जो एंडोथेलियम है वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, यानी कि बाहर ओपन हो जाएगी, आउटसाइड एयर के अंदर वो नज़र आना शुरू हो जाएगी लेयर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फैक्टर 12 था, हिगामिन फैक्टर, जो हिगामिन फैक्टर है वो कांटेक्ट करता है कोलेजन के साथ, क्योंकि एंडोथेलियम डैमेज है ना तो कोलेजन अब एक्सपोज्ड हो गई है, ठीक है। तो जो हिगामिन फैक्टर है वो कोलेजन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद ये जो हिगामिन है इसको एक्टिवेट फैक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पहले वो इनएक्टिवेट फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही वो कोलेजन के साथ कांटेक्ट करेगा तो वो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 बन जाएगा। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो आगे से अपने जो है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा।
और जो फैक्टर 11 है वो अल्टीमेटली जो है वो आगे से आगे जो है वो एक्टिवेट करता जाएगा, अपने 9 वाले फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर 4 वाले को, 5 वाले को, इस तरह से जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक्टिवेट करते जाएंगे और एटलीस्ट जो है वो इस तरह से उनकी लास्ट स्टेज आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो 9 वाला फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हुआ है तो उसके नतीजे में वो एक्टिवेटेड फैक्टर जो है वो अपने 10 नंबर वाले फैक्टर